अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिया था मैंने कल, एक तो परसों दिया था शायद। हाँ है जी, करवा दे नहीं है। हाँ डिस्कस मैं कर लेता हूँ, ये नहीं कि करवा दें सारा, ना ना ना, डिस्कस बिल्कुल कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल पूरी तफसील में डिस्कस करूंगा। लेकिन जो होमवर्क दिया होता है, अगर आप उस सवाल को ये कह के छोड़ देंगे कि बस ठीक है सर डिस्कस कर लेंगे, तो फिर फायदा नहीं है। वो होमवर्क ही इसलिए दिया है कि आप उसको खुद करें, खुद टकरे मारें, और जब मरने वाले हो जाए तो सोल्यूशन देखना, से पहले नहीं देखना। बिल्कुल मौत से जो पिछला, मौत से पहले कलमा और कलमे से पहले सोल्यूशन बस। क्वेश्चन नंबर 5 जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अपने वो क्वेश्चन के नोट्स में से दिया था, वो बता रहा हूं, वो डिस्कस कर रहा हूं इनफैक्ट। और आप लोगों ने किया है 4 प्रोडक्ट्स थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नोट्स में से। क्वेश्चन नंबर 5 किड्स पार्टी एंड कंपनी, 4 प्रोडक्ट्स थे। और अच्छा, ये जो लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ के आए ना, ये इंट्रो के सवाल है, ये इंट्रो के पास पेपर के सवाल है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वही अच्छी प्रैक्टिस है। बाकी जो कॉस्ट में आए हैं वो तो तकरीबन सारे ही हम कर रहे हैं, 2 कल कर लिए, 1.5 एक आज करूंगा, क्योंकि कॉस्ट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन को पहले ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती थी, इसका वेटेज बहुत कम था। पिछली दफ़ा से इसका वेटेज बढ़ गया, तो इसीलिए मैंने इस पर 10-12 दिन लगा दी, वरना तो इस पर इतने लिफ्ट ही ना कराते। पहला ग्रिड कर रहे हैं हम, और उसके मार्क्स हैं कोई 25 से 35 शायद। मैंने सिलेबस बांटा था एक दफ़ा, अगर रखा हुआ कि सवाल के तो मुझे बताइए दें। पहले ग्रेड के कितने हैं? पहले ग्रेड के 35 से 45, तो इसलिए इसकी अब इज्जत बढ़ गई है चैप्टर की, इसलिए इस पर इतना टाइम लगाया मैंने। बस ये एक बस आज और कल की बात है, बस बहुत हो गया ये चैप्टर बहुत है, ये हो गया। इसकी आज भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कल भी देखूंगा कोई पूरी क्लास या आधी क्लास, जितनी भी टारगेट, कोशिश तो आधी क्लास की है चैप्टर शुरू कर पाऊँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नोट्स में 4 प्रोडक्ट्स हैं, और उन चारों प्रोडक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन है वैसे ही कि यूनिट्स हैं, कॉस्ट है, एनआरवी है, और 31 दिसंबर 17 की वैल्यू पूछी है। वैल्यू टॉय कार्स की बात करते हैं पहले। टॉय कार्स के 10,000 यूनिट्स पड़े हुए स्टोर में, 3,000 हम ऑलरेडी किसी को बेचने का वादा कर चुके हैं, उस पर काम चल रहा है, बेचा नहीं है अभी। अ सेल ऑर्डर ऑफ 3,000 टॉय कार्स इज इन हैंड। सेल्स ऑर्डर का मतलब है कि किसी कस्टमर से हमारा वादा हो चुका हुआ है कि बेचने हैं, तो 3,000 हैं अभी हमारे पास, बेचे नहीं है, लेकिन बेचने का वादा हो चुका। ये बात किस चीज को इंपैक्ट करेगी? एनआरवी, कि हमने जब इसके लिए तय कर लिया है कि इसको 1100 का बेचना है, तो फिर इसकी एनआरवी 1100 के हिसाब से होगी। और जो बाकी 7,000 हैं, इनको जितने का नॉर्मली बेचते थे, यानी 1200 और माइनस, तो 3,000 यूनिट्स की ये एनआरवी है, 7,000 यूनिट्स की ये एनआरवी है। कॉस्ट दी हुई है, और एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर करके फैसला होगा कि इनकी वैल्यू क्या होगी। टॉय कार्स से रिलेटेड किसी का कोई एतराज? अच्छा, सवाल जिन्होंने देखते ही छोड़ दिया, तो देखें बेटा, जब तक आप सवाल को प्लान करके कोशिश नहीं करेंगे ना, फिर आप नहीं सीखेंगे कॉस्ट। अब इसमें सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? वैल्यू निकालनी है। यही काम पिछले 4 दिन से करते आ रहे हैं। 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों को एक एक करके सॉल्व कर लें। क्या चाहिए? यूनिट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, एनआरवी चाहिए। कॉस्ट तो दी हुई है, तो ये सवाल ही सिर्फ एनआरवी निकालने का था। तो हमें टॉय कार्ड में से ये 2 किस्म के अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी एनआरवी अलग अलग है। डॉल हाउस, डॉल हाउसेस हैं 5,000। इन 5,000 में से जो 1,000 हैं ये बिल्कुल ही फारिग हैं, यानी इनकी एनआरवी 0 है। जो रिमेनिंग रह गए उनमें से 20% और उनमें से 80%,
डॉल हाउसेज इंक्लूड, यानी उन 5000 में 1000 डिफेक्टिव यूनिट्स विद नो स्क्रैप वैल्यू, तो 5 में से 1000 तो ये हो गए। अगला सेंटेंस 20% ऑफ द रिमेनिंग, यानी 4000, तो इनमें से 20% यानी 800 और बाकी रह गए 3200। तो ये जो 1000 है इनकी एनआरवी 0 है और कॉस्ट से यही कम है। जो 800 हैं इनके बारे में कहा हुआ है कि ये डैमेज्ड हैं और जितने की कॉस्ट हमें पड़ी थी उसके आधे पे हम बेच पाएंगे, यानी 900 का। और बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बस फिर ये नॉर्मल है, तो इनकी वो नॉर्मल वाली एनआरवी लगेगी। अच्छा, इसमें ना पीछे सोल्यूशन में फिगर बस लिखी गलत हुई है, आंसर ठीक है। जिस तरीके से सवाल प्रेजेंट किया हुआ है ना पीछे, मैंने वही आई कैप वाला सोल्यूशन कॉपी किया हुआ है, तो जिस तरह से इसकी फिगर ली हुई है कि बाकी जो सही वाले हैं इनकी कॉस्ट कितनी है 1800, एनआरवी कितनी 27, वैल्यू हमने क्या लेनी है 1800, तो ली 1800 ही हुई है, यानी वैल्यू एंड कैलकुलेट 1800 के हिसाब से हुआ है, बस लिखा अंदर 2700 गया है। सॉल्यूशन में डॉल हाउसेज वाले में ये मैंने आई कैप का सॉल्यूशन ही लिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, सॉल्यूशन उन्होंने बनाया इस तरह से हुआ है कि एक कॉलम में यूनिट्स बताए, एक कॉलम में कॉस्ट, एक में एनआरवी, और सेकंड लास्ट कॉलम में बताया कि इनमें से हम कौन से पिक करने वाले हैं, एनआरवी पिक करने वाले हैं कि कॉस्ट पिक करने वाले हैं, और फिर बिल्कुल आखिरी कॉलम में उसका एंड आंसर बता दिया। तो डॉल हाउसेज वाले सॉल्यूशन में जो पिक करना था वो करनी कॉस्ट थी, लेकिन वो लिख गलती से 2700 दिया हुआ है, लेकिन एंड आंसर सही कैलकुलेटेड है, वो 1800 के हिसाब से कैलकुलेटेड है। पता नहीं क्या बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, वो जो ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं जिन्होंने ये सवाल डाउनलोड ही, आज क्या तारीख है 15 अप्रैल, जिन्होंने डाउनलोड ही 14 अप्रैल के बाद किया था, तो उसको मैंने सही करके अपडेट कर दिया था। जिन्होंने 14 अप्रैल के बाद ये फाइल डाउनलोड की होगी वो मैंने सही अमेंड कर दी हुई थी। जिन्होंने उनसे पहले की थी तो उनको यहाँ 2700 लिखा नजर आ रहा है, वो उसको 1800 कर लें तो बस ठीक है। एंड आंसर ठीक है 576000, ये ठीक है। सिर्फ जो इसके साथ एक कॉलम पीछे 2700 लिखा हुआ है वो बस 1800 है। डॉल हाउसेज, टॉय कार्स में कोई एतराज। स्टफ टॉयज, इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इसमें आपको यूनिट्स नहीं बताए, उनकी अमाउंट्स पे घुमाया फिराया है। स्टफ टॉयज के टोटल यूनिट्स कितने हैं 1850। इनमें से जो एक्सीडेंटली डैमेज्ड हैं उनके यूनिट्स नहीं बताए, लेकिन अमाउंट बता दी कि वो टोटल थे 4,20,000 के, तो एक कितने का है, तो ये यकीनन कितने यूनिट्स की बात हो रही है 350। तो इस तरह से ये यूनिट्स आपको निकालने पड़े हैं। टोटल से कैसे, टोटल से भी हो सकता है, टोटल से भी हो सकता है, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग यूनिट्स हैं तो वो यूनिट्स तो फिर भी निकालने ही पड़ेंगे ना। ये तो हो जाएगा टोटल से, लेकिन जो बाकी रह जाएंगे उनके लिए तो यूनिट्स चाहिए। 1850 में से ये यूनिट्स खराब वाले हैं, तो बाकी कैसे निकालेंगे, तो 350 निकलेगा तो 1850 में से माइनस करेंगे ना। हाँ ठीक है, ऐसे कर ले, टोटल से भी हो जाएगा। 1850 में से ये 350 हैं जो यूनिट्स खराब थे, तो बाकी कितने रह गए 1500, ये नॉर्मल वाले हैं। अच्छा, अब जो ये 350 हैं इनके बारे में कहा है कि ये हैं तो खराब, लेकिन हम इनको 1,75,000 रुपए का टोटल बेच लेंगे 6300 खर्च करने के बाद। ये इनकी एनआरवी बन गई। पर यूनिट करना है तो कर लें, नहीं तो इसी यही सस्ता ही होना है, कॉस्ट से करना है तो पर यूनिट कर लें, इससे पर यूनिट निकल आएगी। और जो बाकी नॉर्मल वाले हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो नॉर्मल वाले ही होंगे, यानी इनकी एनआरवी 1900 और कॉस्ट 1200, तो 1200 लोअर है। जिन्होंने किया है स्टफ्ड टॉयज में और कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ भाई, नहीं किया ना सवाल, है ना, देखते ही कलमा पढ़ लिया था, नहीं किया सवाल, पेपर में भी यही करना। नहीं नहीं नहीं, सोल्यूशन सिर्फ वो होता है जो आपको भी पता हो क्या कर रहे हैं, पेपर मार्कर को भी पता हो क्या कर रहे हैं और सही हो। फॉर्मेट का कोई मसला नहीं है। मैंने जिस तरह से आपको सिखाया है वो ये बताया कि एक एक प्रोडक्ट को लेके कर लें, तो आप ना करें वो टेबुलर। सोल्यूशन का फॉर्मेट वो होता है जो सही हो और आपको भी समझ आ रहा हो क्या कर रहे हैं और पेपर मार्कर को भी समझ आ रहा हो क्या कर रहे हैं, बस ये फॉर्मेट होता है सोल्यूशन का। मिनियन कॉस्ट्यूम्स, लास्ट पॉइंट, ऑल मिनियम कॉस्ट्यूम्स, ऑल, उन सब में फॉल्ट्स हैं।
लेकिन उनमें से 60% ऐसे हैं जिनको बेचने का एक रास्ता और भी है। टोटल कॉस्ट्यूम्स कितने हैं? 870। इनमें से 60 और 40 करता हूं मैं अलग अलग। कितने बने? 5 2 2 3 4 8 हैं। तो ये सारे ही डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव हैं तो कितने के बिक सकते हैं? 1350 हैं तो सारे डिफेक्टिव और सारे ही इतने के बिक सकते हैं। लेकिन इनमें से 60% ऐसे हैं जिनको बेचने के दो रास्ते अवेलेबल हैं। या तो ऐसे ही 1350 का बेच दें, या फिर 200 करके रिपेयर कराएं और फिर 1600 का बेच दें। इनकी एनआरवी यही है और इनकी एनआरवी 1400। मैंने कहा था कि अगर एक चीज को बेचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं तो जो ज्यादा एनआरवी है हम वो लेंगे। ये पॉइंट लिखाया भी था मैंने। पॉइंट्स की अंग्रेजी पढ़ के आप देख लीजिए, जिनको ये वाली बात ना समझ आ रही है जो मैंने की है तो पूछें, फिर मैं दोबारा वर्ड रिलेट करके बताता हूं। जिन्होंने भी किया है इसमें और कोई मुश्किल परेशानी? कल एक सवाल स्प्रिंग 21 किया था और उसकी मैंने वर्किंग्स कर दी थी सारी, और एंट्रीज आपसे कहा था करने को, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसमें कोई मुश्किल परेशानी थी ही नहीं। ये तकरीबन वैसी वैसी सी थी जैसी वो ऑटम 10 वाले सवाल की थी। मैंने आपको सारी एंट्रीज बताई हैं और इस सवाल की कैलकुलेशन सारी कर दी थी, बस सिर्फ वैल्यूज के साथ वो एंट्रीज पूरी करनी थी। और मेरी अपनी अजम्पशन के मुताबिक इसमें अगर आपने नियत से किया हो तो उसमें कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। फिर भी किसी को है तो आप पूछ लें। स्प्रिंग 21 में आप पूछ लें जो पूछना है जी। अमाउंट्स नहीं थी ना, अमाउंट्स नहीं थी। हमें ये नहीं बताया ना कितने का बेचा है। अगर बताया होता कि कितने का बेचा है तो सेल वाली एंट्री जरूर करते। और इसका एक और हिंट ये भी है कि रिक्वायरमेंट की वर्डिंग क्या है। नहीं, बेचा कितने का। हम अपनी कैलकुलेशंस में तो कॉस्ट ले रहे होते हैं ना, सेल प्राइस थोड़ी दी हुई है। सवाल में दिए सेल प्राइस? नहीं, सेल प्राइस दी होती तो हम कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री कर पाते हैं ना। जैसे पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 1,80,000 यूनिट्स केएल को बेच दिए। कितने के बेचे? अगर बताया होता कितने के बेचे तो हम जरूर कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट करते। चूंकि अमाउंट ही नहीं पता इसलिए नहीं की एंट्री है जी। लास्ट वाली 500 यूनिट्स मिसिंग है तो उन 500 यूनिट्स की कल वैल्यू निकाल ली थी। इनको नॉर्मल मानना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, एबनॉर्मल मानना है तो P&L, और आप ऐसे ही कर दें, ठीक है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट, इनकी वैल्यू कर निकाल ली हुई थी 3,555 7,950। अच्छा जी, नहीं है लास्ट कह रहे हैं ना, किधर गया लास्ट? एक तो ये कितने 500 400 500 यूनिट्स गायब हुए थे, ये वो एंट्री हो गई। चोरी है, नुकसान हो गया तो नुकसान डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। जो बाकी एनआरबी वाले कितने हैं सवाल? 4500 यूनिट्स हैं, 4500 यूनिट्स हैं जिनकी एनआरवी 6000 रह गई हुई है। कॉस्ट कितनी है उनकी? हमने वर्किंग में सबसे आखिर में निकाली हुई है 7,111.59। तो ये हमारे पास अभी रिकॉर्डेड है, इसको गिरा कर 6000 तक लाना है। तो कितने से एंट्री करेंगे? जो उनका डिफरेंस है यानी 1111, तो वो भी सेम एंट्री हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स या P&L और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। यूनिट्स हैं वो कितने? 4500, और हर एक को हमने इतने रुपए गिराना है। कल जैसे वो 56 रुपए किए थे ना कि बुक्स में 86 आ रहा था और 30 तक लाना था,
तो अब ये बुक्स में 7,111 था, 6,000 तक लाना था, तो इतने रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। और इस सवाल में कोई सवाल है? 0.5 कैलकुलेशन में हमने ये 1500 यूनिट थे। अच्छा सारा ही सुन लें भी, सारा ही। पॉइंट नंबर 1 की एंट्री, पॉइंट 1 की एंट्री कोई नहीं है, कोई नहीं है, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं हुई। पॉइंट नंबर 2 परचेजेस थी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और कैश या क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट, अमाउंट वर्किंग्स में निकाल चुके हूं मैं। पॉइंट नंबर 3 2 एंट्रीज होती हैं, मैं इसको सॉल्व करता तो ऐसे करता कि मैं सेल्स की एंट्री भी करता, अमाउंट खाली छोड़ देता, कैश या डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अमाउंट खाली छोड़ देता, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट। ये मैंने पॉइंट नंबर 3 बताई है, अमाउंट हम कल कर चुके। पॉइंट नंबर 4 सेल रिटर्न हो गई, तो एक में सेल रिटर्न की एंट्री करता, अमाउंट खाली छोड़ देता, और एक इन्वेंट्री वापस डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये हो गया पॉइंट 4। पॉइंट नंबर 5 में 2-3 चीजें हैं। पहली चीज कि जो 30% थे यानी 1500 यूनिट्स, वो परचेज रिटर्न कर दिए, एंट्री इन्वेंट्री से निकल गए, इन्वेंट्री क्रेडिट और कैश या क्रेडिटर डेबिट। पूछा कैसा था पॉइंट 5? हाँ, पहला सेंटेंस जिसमें सप्लायर को 1500 यूनिट्स वापस कर रहे हैं, उसकी अमाउंट हम वर्किंग में कर चुके थे ना, तो क्रेडिटर वापस डेबिट हो जाएगा, चीजें वापस कर रहे हैं तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा या कैश, और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। वापस कर दी, चीजें कम हो गई, अमाउंट निकाल ली थी कल 108, बहुत सारी थी आगे है 108। अगला सेंटेंस, जो बाकी रह गए कितने हैं 3500, वो खराब थे तो वो हमने 2000 रुपए का एक बेच दिया। इन्वेंट्री से तो सारा ही आउट होगा, ये कल वर्किंग में वैल्यू निकाल ली हुई थी 248905655। अगर ये फेंक रहे होते तो यही सारा एक्सपेंस बन जाता, लेकिन जितना कैश मिल रहा है वो तो लेना। 3500 यूनिट्स हैं, 2000 रुपए कैश मिल रहा है, 7 मिलियन, तो नुकसान फिर बाकी 17 मिलियन का हुआ है। और ये नुकसान है जो यही वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कर लें या P&L कर लें। पॉइंट नंबर 6 दोबारा सेल्स की हैं तो सेल वाली एंट्री, और पॉइंट नंबर 7 सेल्स वाली एंट्री, और लास्ट मैंने वहां बता दी। अभी भी किसी को कोई परेशानी है तो पूछो जी। अच्छा, ये जो मैंने यहां पर ये वाली एंट्री की है, ये इधर वाली, इसमें मैंने सेल्स नहीं क्रेडिट की है, लेकिन मैंने सेल्स क्रेडिट नहीं की। क्या बात? जो चीजें हम नॉर्मली रेगुलर बेच रहे होते हैं ना, उनको हम सेल्स कह रहे होते हैं। ये खराब किसी कबाड़ियों को बेची है स्क्रैप के तौर पे, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर सेल्स के जरिए करते हैं वो भी सही है, क्योंकि थी तो ये हमारी गुड्स ही ना, तो सेल्स के जरिए करते हैं वो भी ठीक है कि कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कर दें 7 मिलियन, और इस बाकी को फिर कॉस्ट ऑफ सेल कर दें, वो भी ठीक है, क्योंकि हैं बेशक खराब लेकिन हैं तो गुड्स ही ना, तो इसलिए कर सकते हैं ऐसा कि आप इसको सेल्स के जरिए रिकॉर्ड कर लें। जी 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 जी, 2 करनी पड़ेगी, एक बार सेल्स मानना पड़ेगा 7 मिलियन कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और एक बार इसको कॉस्ट ऑफ सेल और ये क्रेडिट, ये दोनों बातें ठीक है। चूंकि ये हमने स्क्रैप के तौर पे बेची हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको सेल्स के मान के भी कर सकते हैं। और सवाल? बस, ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स भी हो गई, रॉ मटेरियल भी हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। अब करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स। जर्नल एंट्रीज में मैंने नंबर 1 आपको मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल कहा था, नंबर 2 ट्रेडिंग की फिनिश गुड्स कही थी, अब नंबर 3 कर लेते हैं फिनिश गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग के फिनिश गुड्स को सामने रख के करेंगे ना तो फिर आसानी होगी। ट्रेडिंग में सबसे पहला क्या किया था? खरीदी थी,
यहाँ क्या होगा? फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ, फिनिश गुड्स, वो तो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चर होंगी, गुड्स बनेगी। देखें जो फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में कर चुके हैं ना, बेशक आप वही सामने रख लें, वहां पर सिर्फ फिनिश गुड्स और यहाँ के फिनिश गुड्स में फर्क खरीदने और बनाने का है, वरना बेचनी तो दोनों ही है। तो सिर्फ फर्क खरीदने की जगह बनाना आ जाएगा। जहां मैंने पहली ट्रांजेक्शन लिखी थी कि गुड्स खरीदी, अब मैं कह रहा हूं गुड्स बनाई। और गुड्स बनाई तो फिर वो गुड्स बनने से पहले क्या थी? वर्क इन प्रोसेस। तो ये वर्क इन प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड्स बनी है। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट। ट्रेडिंग बिजनेस में खरीदी जा रही थी, यहां बन रही हैं, तो बनने की एंट्री है कि ये बनी है, तो उससे पहले वर्क इन प्रोसेस होती थी, तो वर्क इन प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड्स बन गई। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट। और अगर वापस जा रही हैं तो वापस कैसे जाएंगी भाई? तो वापस क्यों जाएंगी भाई? बन गई तो बन गई, वह कढ़ाई गोश्त बन गया, वापस वो चिकन बन जाएगा। नहीं तो वो फिनिश्ड में ही नहीं है ना, वो पे फिनिश में नहीं आएंगे। हाँ ये हो सकता है कि इन पे फर्दर कोई और काम करना है, उन पे कोई और काम करना है, उन पे फिर एक और अकाउंट क्रिएट हो सकता है कि इनको मजीद रिपेयर कर रहे हैं, वो आगे मजीद चली जाएंगी। लेकिन इसका रिवर्स तो नहीं होगा ना। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो तब होता जो कि हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में करेंगे कि वर्क इन प्रोसेस से निकली लेकिन ठीक नहीं है, अभी खराब है, तो फिर वो वर्क इन प्रोसेस से आगे किसी और जगह चली जाएंगे, फिनिश गुड्स में नहीं आएंगे। तो इसमें वो वापसी वाली बात नहीं है। तीसरा क्या था? सेल। तो सेल ऑफ गुड्स, अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स हैं चाहे ट्रेडिंग की हैं, सेल तो सेल है। तो सेल वाली, सेल रिटर्न वाली, जाया वाली, एनआरवी राइट डाउन वाली सेम है, सिर्फ इसका फर्क था बस, बाकी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि है तो फिनिश गुड्स ही ना भाई। मसला सिर्फ ये था कि फिनिश गुड्स में कहां से आ रही हैं, वो खरीद के आ रही थी, ये बना के आ रही हैं, बस उसके बाद फिनिश गुड्स में पहुंच गई। अब तो वो फिनिश गुड्स हैं, तो बिकेंगी, बिकी भी वापस आएंगी, जाया होंगी, राइट डाउन होगा, ये सब वही है। सेम एंट्रीज एज स्टडीड फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। ऑटम 21 पे आ जाए। ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ऑटम 21। पढ़िए, करता हूं मैं बोर्ड पे। हाँ जी, ऑटम सितंबर को कहते हैं, स्प्रिंग मार्च को कहते हैं, तो अभी आपको ऑटम कहा है, सितंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 6।
ऑरेंज लिमिटेड। अच्छा, अब इसका देखिए पार्ट ए। कॉस्ट का पेपर है तो न्यूमेरिकल, लेकिन इस तरह से कुछ पार्ट्स थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो बस कॉन्सेप्चुअली पूछे होंगे, यानी कोई रट्टा नहीं है, बस आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछे होंगे, तो उसका तो आंसर आप खुद ही अपने नॉलेज से अंग्रेजी में देंगे। बहुत कम ही ऐसे हैं जो आपको याद करने वाली चीज़ें पूछी जाएं। तो उसका मैं हल ये किया करूँगा कि आपको हर चैप्टर के एंड पे या जब मुनासिब लगा दरमियान में हर आईकैप के बुक के चैप्टर के मैं आपको वो पोर्शन बता दिया करूँगा जो आप याद कर लें, फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके लिए आपके लिए नसीहत ये है कि बुक तो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, वो हार्ड कॉपी तो आईकैप नहीं दे रहा उस बुक की। तो आपको नसीहत यह है कि आपको मैं जो भी उस चैप्टर में से कहा करूँगा ना, वो आप उसी दिन ही ऑनलाइन देख के, नहीं प्रिंट नहीं, आप उसी दिन ही, यानी उन्हीं दिनों में ही, जितने दिन आगे जाते जाएंगे आप भूलते जाएंगे, उन्हीं दिनों में ही आप आईकैप की बुक को वेबसाइट से देखें और वो जो थ्योरी पोर्शन बताया था उसको देख के अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करें। एक तो आपको बार बार फिर किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, दूसरा पेपर्स के करीब जाके ग्रुप्स में बच्चे पूछ रहे होते हैं, यार जो सर ने थ्योरी का क्या बताया था वो दोबारा बता दो जरा, आपके पास वो सारा रजिस्टर में एक ही जगह जमा हो जाएगा और लिखा होगा तो थोड़ा थोड़ा लिखते हुए याद हो जाएगा। क्योंकि बाद में आपको अगर लगता है ना कि आप अगस्त के महीने में बैठेंगे और आप सारी थ्योरी की चीज़ें देखना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो अगस्त से करते 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 अगस्त के एंड पे जाएगा, एग्जाम वाले वीक में जाएगा, एग्जाम वाले डे पे जाएगा, सुबह नाश्ते करने पे शिफ्ट होगा, वहाँ से निकल के जो रास्ते का सफ़र होता है चिंची या मोटरसाइकिल उस पर शिफ्ट होगा, फिर उस पर भी नहीं होगा, फिर आप कहेंगे चलो हॉल तक तो जाना ही है, रास्ते में कर लूँगा, वो भी नहीं होगा, तो ये रह जाएगा। और अगर नंबर ज़्यादा हुए तो फिर वो अगली टाइम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब जो चैप्टर का बताया करूँगा ना, वो आप उन्हीं दिनों में लिख के उसको अपने पास रजिस्टर पे एक जगह इकट्ठे कर लीजिएगा। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड मैं कल बता दूंगा। ये जो अभी पार्ट ए है ये याद करने वाली चीज़ नहीं, ये आपके सिर्फ नॉलेज पे बेस्ड है। तो ये आपने अपने नॉलेज से जवाब देना है। जैसे पॉइंट ए में उसने पूछा है कि किन हालात में कॉस्ट एनआरवी ज़्यादा हो सकती, कॉस्ट एनआरवी से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा देखें, एनआरवी कॉस्ट से ज़्यादा ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल प्राइस है, अभी प्रॉफिट कमाने बैठे हैं, तो एनआरवी कॉस्ट से ज़्यादा ही होती है नॉर्मली, लेकिन हो सकता है कम हो जाए। तो वो पूछ रहे हैं ऐसे क्या हालात हो सकते हैं, 4 मिसालें बता दें। चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएं, डैमेज हो जाएं, वैल्यू गिर जाए, मार्केट में कोई कंपटीशन आ गया है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, कोई गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है, मुल्क की इकोनॉमी के हालात खराब हो गए, हाँ कोई नया वर्जन आ गया है। नहीं डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं ना, वजह रीजन पूछिए। अगर आप ये रीजन बता रहे हैं कि सेल प्राइस कम हो गई है, भाई क्यों कम हो गई है? वो तो सेल प्राइस कम हुई है तभी तो एनआरवी कम आ रही है, उसकी वजह पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, यही वजह है। तो अब ये रट्टा नहीं है, ये उन्होंने कोई सी 4 मिसालें पूछी थी आपसे। चलें पार्ट बी पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ने तो शुरू करूँ, पढ़ लिया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, अब इसमें सोल्यूशन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे हो गई कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रांजैक्शंस बताई हुई हैं जिस तरह पिछले दोनों सवालों में थी और एंट्रीज करने को कहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ना सिर्फ ईयर एंड की पोजीशन बताई है, क्लोजिंग स्टॉक। और ये सवाल ऐसा होता अगर कि वैल्यू बता दें, तो ये वही है जो हम 2 दिन पहले तक कर रहे थे। इसमें उन्होंने वैल्यू तो पूछी है, पार्ट 2 रिक्वायरमेंट का 2, लेकिन पॉइंट 1 में उन्होंने कहा है प्रिपेयर एंट्रीज। किस लिए? टू रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट्स। यानी इसका मतलब है कि ये जो इस वक्त सामने टेबल दिया गया है, अकाउंटिंग सारी हुई है, और वैसे भी प्रोफेशनल सिस्टम में तो हुई होती है। जो भी रिजल्ट्स थे वो ऑलरेडी इस टेबल में जो नजर आ रहे हैं वही हैं, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन से कुछ गलतियां नजर आ रही हैं। पहला बुलेट पॉइंट एक एरर है। अंग्रेजी पढ़ के समझाऊंगा, जो भी टूटा फूटा समझ आ रहा है। पहला पॉइंट एक एरर है, और अगले दोनों पॉइंट से पता चल रहा है कि यकीनन एनआरवी निकालते हुए अकाउंटेंट ने कुछ गड़बड़ की हुई है। तो अब अगर हमें इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख के जरूरत महसूस हुई कि इन्वेंट्री की वैल्यू जो इस वक्त बुक्स में है उसको चेंज करना है, उस चेंज करने की एंट्री पूछी है। प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। किस लिए? फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये बात मेरी दोबारा सुनिए। आपको जो टेबल दिया हुआ है ना, 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, चारों की सेल प्राइस कॉस्ट टू सेल आ रही है। अगर आप इनको जबानी भी देख लेना, ज्यादा डिटेल किए बगैर, तो नजर आ रहा है कि इनकी कॉस्ट लोअर है। नहीं, कॉस्ट कम है ना काफी, तो जबानी नजर आ रहा है कि कॉस्ट लोअर है। तो यकीनन अकाउंटेंट ने वैल्यू किस पे किया होगा? कॉस्ट पे, क्योंकि उसने जो आपको डाटा बताया है ये इसके मुताबिक उसके रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। The information related to its inventory of each product for the year ended is as follows। इस टेबल के अंदर आपको एक डाटा दिया हुआ है, और इस डाटा में आप देखेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स नजर आ रहे हैं। अगली लाइन में उनकी कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, जो कि उसने खुद ही आपको कैलकुलेट कर दी है। फिर उसके अलावा रिटेल प्राइस यानी सेल प्राइस बताई हुई है, सेलिंग कॉस्ट बताई है, और कुछ यूनिट्स 2 प्रोडक्ट्स के डिफेक्टिव भी हैं तो उनकी रिपेयर कॉस्ट भी बता दी। यार भाई, ये ना मुझे लगता है ये इसकी बैटरी लो हो रही है। बुलाइएगा, इधर कैमरा इधर ही रहने दें, बुला लेंगे किसी को। देखें, सवाल की जो डिस्कशन बेटा कर रहा होता है ना, उसको गौर से सुना करें। आपस में तो आप क्लास के बाद भी गप्पे मार लेंगे, मेरी बात पे गौर कर लिया करें, क्योंकि जब तक आप सवाल की डिस्कशन, उसकी प्लानिंग नहीं समझेंगे ना, तो उसके बाद मैं जो भी कर रहा हूँ आप सिर्फ बस वो नोट ही कर रहे होंगे, वो आप दोबारा खुद भी नहीं कर सकेंगे। 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये तो नजर आ रहा है कि 4 हैं। इनके यूनिट्स ईयर एंड पे मौजूद हैं, और इनकी कॉस्ट पर यूनिट और एनआरपी पर यूनिट का डाटा है। और जो इससे पहले भी 2-4 दिन सवाल किए हैं, अगर इस सवाल में इनकी वैल्यू बस पूछी होती तो ये वही सवाल है जो 2 दिन पहले तक हम कर रहे थे। ये किड्स पार्टी वाला भी यही सवाल था, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ वैल्यू नहीं पूछी, वो तो पॉइंट 2 में पूछी है। पॉइंट 1 में एंट्री मांगी है 10 नंबर, और एंट्री भी क्या है वो समझा रहा हूं। टेबल देख के नजर आ रहा है, और जबानी ही नजर आ रहा है, वैसे तो भी कैलकुलेशन में जाएंगे तो पता चलेगा, जबानी नजर आ रहा है कि एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा है, तो ये कॉस्ट पे ही वैल्यू हुआ होगा। है रिटेल प्राइस सेल प्राइस को कहते हैं, रिटेल प्राइस सेल प्राइस है। तो आप सेल प्राइस और सेलिंग कॉस्ट जबानी देख लें तो वो कॉस्ट पर यूनिट से ज्यादा ही आ रही है ना। ये जो टेबल में तीसरी लाइन है ना, रिटेल प्राइस, ये सेल प्राइस है। रिटेल प्राइस कहते हैं जिसपे दुकान पे अल्टीमेटली फिर कस्टमर को बिक रहा होता है, तो वो सेल प्राइस ही है। तो ये रिटेल प्राइस सेल प्राइस ही है। और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्या चीज है? कॉस्ट टू सेल। तो यहीं से नजर आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम है, एनआरवी ज्यादा है, तो यकीनन ये सारे इस वक्त बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्डेड होंगे? कॉस्ट पे। सिस्टम में ये वैल्यूज मौजूद हैं। यार ये आवाज ना मिसिंग कर रही है कोई, या तो बैटरी का मसला है या मेरी आवाज का मसला है? तो जेब में डालूंगा और क्या करूं? क्या करूं उसको? अच्छा, लेकिन पहले तो ऐसे नहीं होता यार, गिर जाएगा, टूट जाएगा। आयरन मैन फीलिंग आ रही है मुझे।
ये ना कैमरे में आयरन मैन, देखो आयरन मैन। क्या पता नहीं क्या बता रहा। हाँ जी हाँ जी। तो इस वक्त सिस्टम में जो रिकॉर्डेड है वो कॉस्ट रिकॉर्डेड है? इस टेबल में जो तीसरी लाइन है ये सेल प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट टू सेल उससे नीचे वाली है, तो इनका डिफरेंस है तो एनआरवी बन गई। और जो इससे ऊपर वाली लाइन में है वो कॉस्ट है। तो ज़बानी ही नजर आ रहा है कि कॉस्ट कम है कि एनआरवी कम है? कॉस्ट कम है ना, तो ये कह रहा हूं। आदो कि ये एग्जैक्टली एनआरवी ये नहीं है, इसमें कुछ चेंज करनी है मैंने, इसमें मैंने कुछ चेंज करनी है, लेकिन अभी फिलहाल ज़बानी कॉस्ट कम है। तो ये सारा कुछ कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है ना, है भाई। एडिशनल इंफॉर्मेशन से एक बात तो ये पता चल रही है कि एक एरर हुआ है प्रोडक्ट सी से रिलेटेड, और उसके अलावा जो अगले 2 बुलेट पॉइंट्स हैं उससे नजर आ रहा है कि एनआरवी ठीक नहीं है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। चूंकि इनकी एनआरवी को ठीक करना पड़ेगा तो फिर यकीनन वैल्यू कॉस्ट से डिफरेंट ही आएगी, चेक कर लेंगे। अब रिक्वायरमेंट 1 की वर्डिंग ये है कि अगर हमें इन्वेंट्री की वैल्यू को बदलना है, वो जो आखिरी पॉइंट एनआरवी राइट डाउन था, अगर वो करना है तो फिर आखिरी एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो आपसे एक तरह से कह लें कि आखिरी एंट्री करवाना चाह रहे हैं आपसे। जो मैंने आपको फिनिश गुड्स की आखिरी एंट्री बताई हुई है, क्या एनआरवी राइट डाउन, ये वो पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर सारा कुछ कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है और एनआरवी डाउन है तो हमसे एनआरवी राइट डाउन वाली एंट्री पूछी जा रही है बस। तो एक तो इसमें सिर्फ एनआरवी राइट डाउन वाली एंट्री पूछी जा रही है, और जो पहला बुलेट पॉइंट जो कि एक एरर है उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पूछी जा रही है। तो जो लोग अभी अकाउंटिंग पढ़ने शुरू हुए हैं FAR 1, तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम पे चैप्टर पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी आज आपको बताऊंगा तो कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है कि ऊपर से गुजर जाए। तो एक इस सवाल में हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है और एक हमें एनआरवी राइट डाउन वाली एंट्री करनी है। सवाल की जो भी डाटा है, जो रिक्वायरमेंट की वर्डिंग मैंने एक्सप्लेन की है, ये बात समझ आई तो मैं सवाल शुरू करूंगा, ठीक है। और 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको एडवाइस ये की थी कि सबको अलग अलग कर लें, और मांगी एंट्रीज हैं, इसलिए उनकी जगह छोड़ के वर्किंग पे आ जाते हैं। पहले मैं कर रहा हूं प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए के हैं डिफेक्टिव कितने, टोटल कितने हैं? तो नॉर्मल कितने हुए? 12,600। कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट्स आ गए, कॉस्ट पर यूनिट आ गई। एनआरवी निकालेंगे और देख लेंगे कि कॉस्ट पे ही रहने दें या राइट डाउन करना है। एनआरवी निकाल लेते हैं। अच्छा, एनआरवी के लिए जो डिफेक्टिव वाले हैं उनकी सेल प्राइस भी चेंज होगी, है या नॉर्मल वालों की भी हो जाएगी? मैं सिर्फ सेल प्राइस की बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल वाले हैं उनकी भी सेल प्राइस चेंज होनी है या सिर्फ डिफेक्टिव वाले की सेल प्राइस चेंज होनी है? सेल टैक्स इंक्लूसिव वाली बात छोड़ें, लास्ट बुलेट पॉइंट पढ़ के क्या लग रहा है? अच्छा, ये तो बी और डी का है, सॉरी बी और डी का है। सेकंड बुलेट पॉइंट, जो प्राइस कम करने की बात की जा रही है, ये ए के नॉर्मल की है या सिर्फ डिफेक्टिव की है? सिर्फ डिफेक्टिव वाले की है। तो यानी सेल प्राइस डिफरेंट होनी है, इसलिए मैं नॉर्मल वाले की एनआरवी अलग निकाल लेता हूं और डिफेक्टिव वाले की अलग निकाल लूंगा। मैंने ये कहा कि अभी 2 दिन पहले एक सवाल किया था स्प्रिंग 10, उसमें सेल प्राइस वही थी, नॉर्मल की भी डिफेक्टिव की भी। तो मैंने क्या किया था, सेल प्राइस एक ही बार लिखी थी, उसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस की थी, तो जो आंसर था उसको नॉर्मल वाले के एनआरवी कह दिया था, और फिर कॉस्ट टू रिपेयर उसी में से आगे माइनस करके उसको डिफेक्टिव ही कह दिया था, क्योंकि डिफेक्टिव वाले को रिपेयर करके हमने नॉर्मल पे बेच लेना था। तो मैंने एक ही मिली जुली वर्किंग कर दी थी। अब नॉर्मल की सेल प्राइस और है
डिफेक्टिव की और है, तो इसलिए मैं दोनों की एनआरवी अलग अलग निकालूंगा। या चलो इतनी कहानी क्या है, बस एनआरवी अलग अलग निकाल रहा हूं मैं, बस नॉर्मल की अलग, डिफेक्टिव की अलग, एनआरवी निकाल रहा हूं अलग। ये सारा कुछ हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, सवाल का प्लान क्या बना है। हम चारों प्रोडक्ट्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे और उनकी कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करेंगे। एक तो रिक्वायरमेंट 2 का भी जवाब आ जाएगा। रिक्वायरमेंट 2 क्या, वैल्यू, उसका जवाब भी मिल जाएगा। और रिक्वायरमेंट 1 का जवाब कैसे मिलेगा, अगर एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा हुई तो फिर तो ठीक है, एनआरवी कम हुई तो राइट डाउन वाली अमाउंट मिल जाएगी। इसलिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं और चारों पे एक एक करके ये काम करने लगे। नॉर्मल वाले की सेल प्राइस निकालते हैं। अच्छा, जिन्होंने इनकम टैक्स पहले कभी पढ़ा हुआ है, बल्कि सबके लिए 0 से, अगर कस्टमर को एक चीज बेची जाती थी 200 रुपए की और गवर्नमेंट ने कहा कि आप ना उस कस्टमर से जब 200 रुपए लेंगे तो मेरे नाम पे उसे ना 10% और ले लेना। नहीं, हर दफा 17 नहीं होता ना, अब 10 कह दिया मैंने, उस सवाल में 17 था, मैंने 10 कह दिया। तो हम सेलर जितने की चीज बेचनी थी उस पे उसका 10% ऐड करेंगे और कस्टमर से हम 220 रुपए लेंगे। हाँ ठीक है, कैश तो 220 लेंगे, लेकिन इस 220 में से 20 हमारा नहीं है, वो हमने गवर्नमेंट को देना है। हमारी सेल्स कितनी है, 200। बेशक कस्टमर से 220 ले रहे हैं, लेकिन सेल हमारी 200 की है। अब आइए टेबल की तीसरी लाइन, रिटेल प्राइस यानी सेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स। तो ये तो हमारी सेल नहीं है, यानी आपको इस वक्त सवाल में 200 दिया हुआ कि 220? 220। हमें ये चाहिए, यानी उसी यूनिटी मेथड से अगर बताऊं तो जो सवाल में गिवन है वो 110 है, जबकि हमारी सेल प्राइस 100। ये जो टेबल में तीसरी लाइन है, इसकी अंग्रेजी पढ़ के ये बात ना समझ आई हो किसी को, 10% इंक्लूसिव है इसमें सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स हमारा नहीं होता, वो हमने गवर्नमेंट को देना होता है। कस्टमर से हम कलेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन देने ये पैसे गवर्नमेंट को होते हैं। तो हमें अपनी एनआरवी कैलकुलेशन के लिए सेल प्राइस 100 लेनी चाहिए। तो जो अभी इस वक्त 1144 है, उसको हम क्या है जी, 1144 इंटू 100 बाई 110, ये 110 है ना, हमें 100 चाहिए। 1040। कॉस्ट टू सेल भी होगी कोई, ये ऊपर टेबल में दी हुई है 80 960। तो ये हो गई एनआरवी नॉर्मल वाले की। डिफेक्टिव वाले की एनआरवी निकालते हैं। Second bullet point, the defective units can be sold in the market at 60%, यानी जितने का हम अभी बेचते हैं उसके 60% पे बेचा जा सकता है, यानी 1040 का 60% है। लेकिन इसको बेचने के लिए हमें कॉस्ट टू सेल कोई नहीं करनी पड़ेगी, विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट, है जी। अच्छा, अब यहां से हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास इनको बेचने के दो हल हैं। दोबारा सुनिए, पहले टेबल की लास्ट लाइन में क्या है, ये किस लिए होगी? अच्छा, रीवर्क करके फिर कितने का बेचें? अगर उस पर रीवर्क कर ही लेना है और ये नहीं बताया कि फिर कितने का बिकेगा, तो इसका मतलब फिर वो नॉर्मल बिक जाएगा। और सेकंड बुलेट पॉइंट में क्या कहा है कि अगर हम रीवर्क ना करें
तो हम 60% पे बेच सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास बेचने के दो हल आ गए। तो एक हल हो गया ये, और एक हल हो गया ये, इधर जगह कम हो जाएगी, मैं यहां लिख रहा हूं। बेचने के दो रास्ते आ गए ना। तो अब इसका दूसरा रास्ता ये है कि हम इसको नॉर्मल पे ही बेच लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले एक तो रिवर्क करना पड़ेगा और कॉस्ट टू सेल भी करनी पड़ेगी। 80, तो हम एनआरवी लेंगे 700। ये बात अब दोबारा सुने। प्रोडक्ट ए के जो नॉर्मल यूनिट्स हैं ये उनकी एनआरवी है, यहां तक कोई एतराज? सेल प्राइस को ये जो 1040 किया, ये बात ओके। कॉस्ट टू सेल टेबल में ही दी हुई है। डिफेक्टिव को बेचने के दो हल हैं। एक हल टेबल में नजर आ रहा है, लास्ट पॉइंट, रीवर्क कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट। इसका मतलब है कि हम डिफेक्टिव यूनिट पे अगर 260 रुपए खर्चे तो वो रीवर्क हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। और अगर फिर से ठीक हो जाएगा तो फिर पूरी कीमत पे ही बेच पाएंगे। तो वो हम उसको फिर से ठीक करके 1040 का बेच लेंगे, और जब नॉर्मल बेचेंगे तो कॉस्ट टू सेल भी होगी। एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता है एडिशन इंफॉर्मेशन का सेकंड बुलेट पॉइंट, कि हम डिफेक्टिव यूनिट्स को बगैर रीवर्क किए भी बेच सकते हैं 60% पे, इतने पे। तो एनआरवी के लिए कहा था कि अगर बेचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं तो ये है। अब ये ए सामने मुकम्मल हो गया, और नजर ये आ रहा है कि जो नॉर्मल वाले हैं उनकी तो कॉस्ट ही सही है, लेकिन जो डिफेक्टिव वाले हैं उनकी एनआरवी लोअर है। तो फिगर सारी निकल आई। एंट्री चूंकि हमने राइट डाउन से करनी है, तो हमें 2400 यूनिट्स पे कितने रुपए का राइट डाउन करना पड़ेगा? देखिए, अगर सिर्फ वैल्यू निकालने का सवाल हो ना, जो कि रिक्वायरमेंट का 2 है, तो फिर इस प्रोडक्ट ए की वैल्यू क्या बनी? 12600 इंटू 800 और 2400 इंटू 700। ये रिक्वायरमेंट 2 का आंसर है। रिक्वायरमेंट 1 के आंसर में हमें राइट डाउन वाली एंट्री करनी है। तो राइट डाउन किस पे करना है, नॉर्मल वालों पे कि डिफेक्टिव वालों पे? डिफेक्टिव वालों पे, क्योंकि इनकी कॉस्ट 800 है और एनआरवी 700 है। तो इन 2400 यूनिट्स पे राइट डाउन कितना करना है? 100 रुपए। तो इस वर्किंग से हमें रिक्वायरमेंट 2 की भी वैल्यू सामने नजर आ रही है, वो रिक्वायरमेंट 2 करेंगे तो बना लेंगे, और ये रिक्वायरमेंट 1 की भी वैल्यू मिल गई। ये प्रोडक्ट ए अच्छी तरह देख लें, बी में फिर आगे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आने लगा। प्रोडक्ट ए डन जी। राइट डाउन समझ नहीं आया, बाकी कैलकुलेशन आ गई समझ? राइट डाउन जिनको समझ नहीं आया दोबारा सुनिए। सवाल की रिक्वायरमेंट 2 क्या है? रिक्वायरमेंट 2 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। उसका आंसर अभी तो मैं एक एक प्रोडक्ट को वर्किंग में कर रहा हूं ना, फिर मेन आंसर जब बनाऊंगा तो मैं सारी वर्किंग से डाटा उठा लूंगा। तो रिक्वायरमेंट 2 का डाटा क्या होगा? नॉर्मल वालों के लिए 12600 इंटू 800 और डिफेक्टिव वालों के लिए 2400 इंटू 700। ये वैल्यू हो गई। रिक्वायरमेंट 1 में पूछे है एनआरवी राइट डाउन की एंट्री। अच्छा, ये लिखा तो नहीं एनआरवी राइट डाउन, लेकिन आखिर में एडजस्टमेंट उसी की होती है। आखिर में करने वाली एडजस्टमेंट उसी की है, या कोई शॉर्टेज वगैरह है तो उसकी है। बाकी तो ट्रांजैक्शंस फॉर द पीरियड थी, खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो तो ट्रांजैक्शंस हैं। आखिर में एडजस्टमेंट तो एनआरवी की हो रही है। तो आपसे सवाल में टेक्निकली एनआरवी राइट डाउन की एंट्री पूछी हुई है।
एनआरवी राइट डाउन अब 2 दफा हम कर चुके हैं बोर्ड पे। एक 86 रुपए से 30 रुपए तक लाए थे ऑटम 10 में, 56 रुपए से एंट्री की थी, और एक अभी मैंने बताई शुरू में 7111.59 से 6000 रुपए पे लाए थे, 1111 रुपए की एंट्री की थी। तो अभी भी ये जो सारी इन्वेंट्री है ये कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है, 700 पे लाना है तो 100 रुपए राइट डाउन करेंगे ना, ये वो 100 रुपए राइट डाउन है। इसकी एंट्री क्या होगी? एनआरवी राइट डाउन की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये प्रोडक्ट ए है सामने, इसका पैटर्न समझ आ गया तो फिर उसी के साथ बाकी भी करता हूं, है जी। अभी तो बताइए यार, 12600, हाँ वो मैं ये सारी वर्किंग कर रहा हूं ना, फिगर तो सब ढूंढ लिए हैं। अब जब रिक्वायरमेंट पे आएंगे, एंट्री का नाम एंट्री के लिखेंगे, और फिर रिक्वायरमेंट 2 जब लिखेंगे तो उसमें सारे प्रोडक्ट्स की इकट्ठी करके वैल्यूज लिखेंगे, तो वहां मैं इनको इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा ले भाई, वो टेंशन हो रही होगी किसी को, तो ये मैंने साथ ही रिक्वायरमेंट 2 शुरू कर लेता हूं। रिक्वायरमेंट 2, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। रिक्वायरमेंट 2 मैंने साथ ही शुरू कर ली, ए हो गया फाइनल। हाँ जी, क्या करो? 12600 इंटू 800, 2400 इंटू 700, 100 80 1680। ठीक है, ये साथ साथ 2 का सोल्यूशन बनना शुरू हो गया। ए चूंकि सॉल्व कर लिया तो अब ये ए का डाटा हमने यहां पर दिखा दिया है। किधर? सही है। किधर है? कौन? हाँ जी, एक तो मतलब विदाउट इंक्रीजिंग सेलिंग कॉस्ट, जी जी, और एक हम मतलब ये मैंने जब बनाया तो मैं इस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करती कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस रख के, क्योंकि सवाल में रीवर्क की भी एक कॉस्ट दी हुई थी, तो इसका मतलब हम रीवर्क करके भी बेच सकते हैं, तो इसलिए बेचने के 2 रास्ते अवेलेबल हो गए। मतलब इसका सॉलिड यहाँ से निकलेगा कि इसकी वो ऑप्शंस मिलता है। अच्छा, जिनको ये समझ ना आया हो कि ये बेचने वाली ऑप्शन कैसे पता चली, तो पहले टेबल की लास्ट लाइन में अगर रीवर्क कॉस्ट कही हुई है तो इसका मतलब रीवर्क होता होगा, तो रीवर्क करके क्या करते होंगे? सेल करते होंगे, तो इसका मतलब ये भी एक रास्ता है बेचने का, और ये सेकंड बुलेट पॉइंट से मिल रहा है। इधर भी यही बताया था मैंने, हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल या P&L। वो रॉ मटेरियल था इसलिए एफओएच था, ये फिनिश गुड है इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। यार ये बोर्ड की सैर करा देना एक दफा। बी के टोटल कितने हैं? खराब कितने हैं? तो फिर ये 21 है। कॉस्ट पर यूनिट
900 का है 900 कि 990, लेकिन ये 10% इंक्लूडेड है। तीसरा बुलेट पॉइंट, ये जो टेबल दिया हुआ है ये पास्ट है कि फ्यूचर है? ये तो पास्ट है कि फॉर द ईयर इंफॉर्मेशन है कि इतने का बेचते थे। एडिशन इंफॉर्मेशन पॉइंट 3, ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल था ना मार्केट में हो गया सस्ता, इसलिए कंपेटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डाउन कर ली हैं। मटेरियल सस्ता होने से प्रोडक्ट्स की प्राइसेस क्यों कम हो गई? क्योंकि अब नहीं, डिमांड नहीं, देखें मटेरियल सस्ता मिल रहा है अब, तो उन कंपेटिटर्स को प्रोडक्शन सस्ती पड़ रही है तो उन्होंने सेल प्राइस रिड्यूस कर ली। ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, द प्रोडक्ट सिमिलर टू B&D यानी कंपेटिटर्स ऑफर्ड बाय द कंपेटिटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट, यानी अब मार्केट में प्राइसेस हो गई हैं डाउन। तो NRV के लिए हमें अब ये डिस्काउंटेड वाली प्राइस लेनी है या पिछले साल वाली? डिस्काउंटेड वाली। B के कंपेटिटर्स 15% डिस्काउंट दे रहे हैं और D के 20%। OL would have to adjust its sale price accordingly, यानी हमें भी इतना ही डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो B के लिए हमें 15% प्राइस को कम करना पड़ेगा। कॉस्ट टू सेल ये भी सस्ती हो जाएगी। 69 क्या? मैंने नॉर्मल है यार, अभी तो नॉर्मल किया। आते हैं उस पर भी, आते हैं। ये 15% डिस्काउंट वाली बात आई समझ? अच्छा, ये मैं B बस पूरा कर रहा हूँ, बाकी फिर कहेंगे तो मैं ही कल पूरा कर दूंगा, नहीं तो आप ही ट्राई कर लीजिएगा, है ना? मैं ही कर दूंगा। चले जो अच्छे बच्चे हैं वो खुद ट्राई कर लेना, बाकी जो गंदे घटिया गलीज हैं वो ना करना, उनके लिए मैं कल बोर्ड पे कर दूंगा। दोबारा कब किए? दोबारा वो पहले A था, B है। 90 कौन सी माइनस की थी? डिफेक्टिव वाले के लिए सवाल की वर्डिंग ना इतनी अच्छी नहीं है, इसमें हम दो अजम्पशन ले सकते हैं। सेकंड बुलेट पॉइंट में क्या कहा हुआ है? सेकंड बुलेट पॉइंट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस, करंट। अब इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। एक मतलब ये लिया जा सकता है कि 900 का 60%, करंट तो 900 ही है ना, ये भी मतलब निकल सकता है, और ये भी मतलब निकल सकता है कि जो भी प्राइस होती थी उसके 60% पे, तो आइंदा जब प्राइस सस्ती हो जाएगी तो डिफेक्टिव वाला भी फिर सस्ता ही बिकेगा, है? मैं वही बता रहा हूं ना कि जिस तरह वर्डिंग लिखी हुई है ना, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब ये है कि जो करंट प्राइस यानी 900 रुपए है, 900, उसी का 60%, ये मतलब भी सही है। ये एग्जैक्ट अंग्रेजी का मतलब ये बन रहा है। लेकिन इसका जो आइटम का सोल्यूशन देखा जब मैंने, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसमें एग्जामिनर कहना ये चाह रहा था कि ये हम आपको एक नॉर्मल प्राइस और डिफेक्टिव प्राइस का रिलेशन बता रहे हैं कि जो नॉर्मल होती है डिफेक्टिव उसका 60% होता है। तो अगर मार्केट में नॉर्मल का रेट गिरेगा तो कबाड़िए वाले का भी रेट गिरेगा ही, ये भी सही है। हाँ, अब 765 को 60% लेंगे, ये बात भी सही है, और 900 कर लें वो भी सही है। और इसके लिए मेरा जाती ख्याल ये है कि एग्जामिनर दोनों को ठीक करेगा। अच्छा, ये मैं आपको आईकैप की ऑफिशियल वर्डिंग बता रहा हूं कि जहां भी सवाल में एक से ज्यादा एम्बिग्विटीज की वजह से सोल्यूशन बनते हों, सही माने जाते हैं सारे, वो सबको सही मानते हैं। तो मुझे वैसे 765 भी ठीक लग रहा है, 900 भी ठीक लग रहा है जी। 765 कर लेते हैं। तो एक हल ये है और दूसरा हल है 765 रीवर्क कॉस्ट टू सेल है 370। क्या 990? कहाँ? इधर
900 बन गया ना, ये 900 बन गया, प्राइस अब गिर गई है ना सबकी, तो रीवर्क करके भी तो ये इतने का बिकेगा ना यार, ये तो यही होगा ना। एनआरवी सब फ्यूचर है, तो हम इन खराब वालों को या तो ऐसे ही कबाड़ियों को बेच देंगे या ठीक करके बेचेंगे। तो ठीक करके कितने का बेचेंगे? जितने का ठीक वाला बिकता है। एनआरवी में फ्यूचर फिगर्स यूज होती है, तो फ्यूचर ये है कि 15% कमी है, तो एनआरवी 370 से ये कम है? तो हमें एनआरवी कौन सी लेनी है? हायर, तो वो बन जाएगा 459। और अब एनआरवी 459 है, कॉस्ट 700 है, तो राइट डाउन करना है। कितना राइट डाउन करना है? दोनों पे राइट डाउन करना है। देखिए दोनों पे, नॉर्मल वाले पे भी राइट डाउन करना है। 21,000 यूनिट्स पे, अरे उलझ के रह गए यार आप लोग, है ना। 459 समझ नहीं आया कि 370 समझ नहीं आया? जिनको नहीं आया उनसे पूछ रहा हूँ, हमारे बच्चे भी होते हैं क्लास में। हाँ जी, 370, हाँ 900 से भी निकाल सकते हैं। अगर वर्डिंग को बगैर अकल इस्तेमाल के लिए फॉलो करें तो 900 भी बन रहा है। हाँ, अगर वर्डिंग फॉलो करें कि 60% ऑफ करंट प्राइस, तो करंट तो 900 ही है, ये तो फ्यूचर में कम हो जानी है, तो इसलिए 900 ठीक है। लेकिन इस पे भी बहस हो सकती है कि करंट का मतलब जो भी मार्केट में चल रही होगी, अब तो जब हम इसको बेचने जाएंगे तो मार्केट में फिर ये चल रही होगी, इसलिए इसका 60%, ये बात भी सही है, इसी को फॉलो कर लिया मैंने। अब ये एनआरवी दोनों ऑप्शन में से हायर वाले को कहते हैं, तो नॉर्मल की एनआरवी ये है, ये भी कॉस्ट से कम है, कितनी? 10 रुपए, तो 21,000 पे 10 रुपए की राइट डाउन, और जो 4,000 है 241 का राइट डाउन। डबल 174, और रिक्वायरमेंट 2 का आंसर क्या बन गया? 21,000 यूनिट्स पे क्या रेट? 690, और डिफेक्टिव वाले पे चलें, जिन्होंने पूरा सवाल ट्राई करना है वो तो चलो करें ही, शाबाश। जिन्होंने नहीं भी करना वो यहां तक तो दोबारा करके आए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।